तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बता ही दिया था कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इससे पहले जाकर उस वीडियो को भी जरूर देखेंगे ताकि आप इस वीडियो से भी कनेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी इस प्रकार के आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस आपको सुनाई दे रही होगी क्योंकि हमारे क्षेत्र में रामचरितमानस का जो पार्ट चल रहा है, जिसके कारण आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है। लेकिन अगर आप पढ़ाई पे पूरे 100% ध्यान दें तो आपको जो पीछे की आवाज़ें हैं वो इतनी इंटरप्ट नहीं करने वाली। तो बिना किसी तरीके बढ़ते हैं हमारे आज की पहले क्वेश्चन। तो देखते हैं, नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियां हुई थी, तो उनमें से एक क्रांति है नीली क्रांति। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पशुधन से, ऑप्शन नंबर बी सिंचाई से, ऑप्शन नंबर सी मत्स्य पालन से, तथा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मत्स्य पालन। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। आइए देखते हैं अन्य विभिन्न क्रांतियां हुई थी जिससे संबंध में हम सारी जानकारी आज क्विक रिवीजन के रूप में लेते हैं। तो देखिए, काली क्रांति। तो काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम से। ठीक है, तो पेट्रोल का रंग काला होता है तो आप काली क्रांति से यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे। फिर है नीली क्रांति, जो हमारा आज का क्वेश्चन है, तो ये है मछली उत्पादन अर्थात मत्स्य पालन से। फिर है श्वेत क्रांति। तो श्वेत, देखिए दूध का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है, तो श्वेत क्रांति आप कनेक्ट कर पाएंगे दूध से। फिर आता है पीली क्रांति। तो पीला तिल आपको याद रखना है, तो पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है। फिर आता है भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति चमड़ा से संबंधित है। तो देखिए चमड़ा का कलर कैसा होता है, मोस्टली ब्राउन कलर का होता है, इसलिए भूरी क्रांति आप सीधा कनेक्ट कर पाएंगे चमड़े से। फिर देखते हैं गोल्डन फाइबर क्रांति। तो गोल्डन फाइबर आपको याद रखना है, जूट को कहते हैं, है ना। तो जूट उत्पादन से संबंधित क्रांति गोल्डन फाइबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। फिर आते हैं स्वर्ण क्रांति। तो स्वर्ण क्रांति जो है फल से संबंधित है। ठीक है, फल जो है सोने के समान है, ऐसा याद रखना है। फिर है हरित क्रांति। तो हरा भरा खाद्य पदार्थ। ठीक है, तो हमें हरी चीजें खानी चाहिए, तो खाने से हो जाएगा खाद्य अनाज। तो हरित क्रांति जो है खाद्य अनाज से संबंधित है। तथा ग्रे यानी भूरी क्रांति जो है खाद या उर्वरक से संबंधित है। तो उर्वरक का कलर आपने देखा ही होगा, मोस्टली ब्राउन कलर का होता है। तो इस प्रकार से आप सारी की सारी चीजों को याद कर पाएंगे। मैं थोड़ा जल्दी चलूंगा क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है जिसको हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग से देख सकें। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आदर्श मंडी स्थापित नहीं की गई है। आपको याद रखना है, नहीं की गई है। तो देखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कुरुद, ऑप्शन नंबर बी करवधा, ऑप्शन नंबर सी मुंगेली, ऑप्शन नंबर डी जांजगीर चांपा। तो दोस्तों, आपको मैं पहले बता देता हूं कि कुल 5 जिलों में आदर्श मंडी स्थापित की गई है। तो इन 5 जिलों को मैं मैप में बताता हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं धमतरी में चलता हूं, यह है धमतरी। तो धमतरी में आपको याद रखना है, पहला तो खुद धमतरी जिला हो गया, और धमतरी जिले का एक कुरुद तहसील है। ठीक है, तो कुरुद को भी क्या है, आदर्श मंडी के रूप में जाना जाता है। फिर देखते हैं हम, एक है राजनांदगांव, यह है राजनांदगांव। तो राजनांदगांव भी क्या है, आदर्श मंडी के रूप में जाना जाता है। तथा फिर 2 हैं, एक है कवर्धा और उसी के बगल में लगा हुआ है मुंगेली। ठीक है, कवर्धा मुंगेली। तो इस प्रकार से 5 आदर्श मंडी कौन कौन से हो गए, धमतरी, कुरुद, राजनांदगांव, कवर्धा और मुंगेली। तो आपके ऑप्शन में हो जाएगा नहीं है बोला है, तो कुरुद है, कवर्धा है, मुंगेली है, लेकिन जांजगीर चांपा नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जांजगीर चांपा। तो दोस्तों, आपको डिटेलिंग्स को भी जल्दी याद रख लेना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहीं से तो बनने वाले हैं और क्वेश्चंस क्या है, मोस्टली रिपीट होते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है, इसे क्लियर करता हूं मैं। तो आपका ऑप्शन है ए तमोर पिंगला, बी बादलखोल, सी सरगुजा तथा डी उदंती अभ्यारण्य। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, ए तमोर पिंगला। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं। तो मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभ्यारण्य है। तो यहां पर आप मैप में देख ही पा रहे होंगे, एक है तमोर पिंगला, फिर है सेमरसोत, फिर है बादलखोल। ठीक है, तो सूरजपुर में है तमोर पिंगला, बलरामपुर में है सेमरसोत, जसपुर में है बादलखोल। ठीक है, अचानक मार्ग, यहाँ पर देखिए अचानक मार्ग जो अभ्यारण्य है। फिर है गोमर्धा रायगढ़ में, फिर बारनावापारा, ठीक है, महासमुंद क्षेत्र में। फिर है सीता नदी उदंती अभ्यारण्य, देख सकते हैं आप गरियाबंद धमतरी में। फिर है
भैरमगढ़ और पामेड़, ये दो सीधा आप देख पाएंगे बीजापुर में। फिर भोरम देव अभ्यारण्य, ये जो है कवर्धा में है, और अचानक मार्ग तो मैंने पहले ही बता दिया मुंगेली में है। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 11 अभ्यारण्य है। अब मैं आपको बता देता हूं, तो तमोट पिंगला जो कि सूरजपुर में है, इसका जो क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर के साथ ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तथा बादलखोल अभ्यारण्य, इसकी जो क्षेत्रफल है इसका 105 वर्ग किलोमीटर है। तो 105 वर्ग किलोमीटर के साथ ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो दोस्तों आपको इन सभी को याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो निम्न में से कौन सा इस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क है? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इंद्रावती, ऑप्शन नंबर बी कांगेर घाटी, ऑप्शन नंबर सी गुरु घासीदास, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ये तीनों के तीनों क्या है? छत्तीसगढ़ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। अब इनके बारे में क्योंकि जानकारी मैं देख लेता हूं। तो देखिए सूरजपुर और ये कोरिया क्षेत्र में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर ऊपर में आप देखेंगे, और बीजापुर में आप देखेंगे ये बीजापुर का क्षेत्र है, तो बीजापुर में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तथा इसी प्रकार से बस्तर क्षेत्र में आप देखेंगे, तो बस्तर क्षेत्र में आप कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे। ठीक है, तो अब मैं थोड़ी थोड़ी और जानकारी आपको देता हूं। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान सन 1975 में बना। ठीक है, तथा इसे 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया, तथा 2003 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। फिर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, तो इसका जो गठन है 1982 में हुआ था, 1982 में हुआ था, तथा गुरु घासीदास का कब हुआ था? 1981 में। ठीक है, आपको इन सभी चीजों को याद रखना है। अब गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इसका क्षेत्रफल है 1441 वर्ग किलोमीटर। तो 1441 वर्ग किलोमीटर के साथ ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तथा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसका क्षेत्रफल है 200 वर्ग किलोमीटर। तो 200 वर्ग किलोमीटर के साथ यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। आपको इन सभी चीजों को याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर है कामधेनु विश्वविद्यालय कौन से जिले में है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी भिलाई, या ऑप्शन डी बिलासपुर। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों कामधेनु विश्वविद्यालय जिसका वर्तमान नाम वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय है, यह अंजोरा दुर्ग में स्थित है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दुर्ग। तो ये क्षेत्र है अंजोरा में। ठीक है, तो आपको अंजोरा दुर्ग को याद रखना है। तो दोस्तों ये एक पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो कि वेटनरी विश्वविद्यालय है ना, जिसका नामकरण पूर्व सांसद वासुदेव चंद्राकर के नाम पर किया गया है, जिसकी स्थापना 11 अप्रैल 2012 को की गई है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना ये एक वेटनरी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में कौन सा मोटर वाहन नियम लागू है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मोटर वाहन नियम 1988, मोटर वाहन नियम 2015, मोटर वाहन नियम 2019, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मोटर वाहन अधिनियम 2019। तो दोस्तों मोटर वाहन अधिनियम के बारे में मैं पूरी जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले ये 1914 में आया था, जिसका संशोधन 1939 अर्थात 1939 में किया गया, तथा फिर से इसका संशोधन किया गया 1988 में। लेकिन 1988 में इसका संशोधन तो हुआ, लेकिन इसको 1 जुलाई 1989 से इसको प्रभावी किया गया, और इसका नवीनतम संशोधन सन 2019 में किया गया। इसीलिए छत्तीसगढ़ में वर्तमान में मोटर वाहन अधिनियम 2019 लागू है। तो आपको इन संशोधनों को भी याद रखना है, क्वेश्चन में अभी कथन निष्कर्ष में यह भी पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्नांकित किस स्टेशन का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है? तो देखिए सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आपका ऑप्शन है दुर्ग जंक्शन, ऑप्शन बी है अंबिकापुर, ऑप्शन सी है बिलासपुर, या ऑप्शन डी है रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर रेलवे स्टेशन, जिसका सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। तो बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बारे में बात करूं तो यह है छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बिलासपुर रेलवे स्टेशन। अब बिलासपुर की अगर मैं बात करूं
तो ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SCCR का मुख्यालय भी क्या है, बिलासपुर ही है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर आता है देश का 16वें क्रम का रेलवे जोन के रूप में भी बिलासपुर को जाना जाता है। तो दोस्तों एक एमसीक्यू में मैं इतने सारी डिटेलिंग देने वाला हूं जो बहुत सारे एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। तो बोलने के लिए सिर्फ टॉप 20 एमसीक्यू है, लेकिन टॉप 50 to 60 एमसीक्यूज को ये कवर करता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर को खालिस्तान का द्वीप कहते हैं। इसका आंसर मोस्टली लोगों को पता ही होगा कि ऑप्शन ए है सालवन, ऑप्शन बी है सागौन वन, ऑप्शन सी है मिस्रीन वन, या ऑप्शन नंबर डी है बांस वन। तो बताइए दोस्तों बस्तर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। तो बस्तर क्षेत्र में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? साल वन पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साल वन। तो साल वृक्ष को हम और क्या कहते हैं? इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबुस्टा। ठीक है, तो सोरिया रोबुस्टा आपको याद रखना है, साल वन को सोरिया रोबुस्टा के नाम से भी जाना जाता है, इसका वैज्ञानिक नेम भी पूछा जाता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से साहित्य में, देखिए साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग करने वाले कौन है? तो साहित्य में किन्होंने किया है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन नंबर बी कवि दलपत राव, ऑप्शन नंबर सी पंडित माधवराव सप्रे, या ऑप्शन डी है बाबू रेवा राव। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कवि दलपत राव। ठीक है, जो कि साहित्य में इन्होंने सर्वप्रथम 1497 के आसपास छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी। तो देखिए दोस्तों, दलपत राव जो है लक्ष्मी निधि राय के चारण कवि में से एक थे, जिन्होंने 1494 कहते हैं या कहीं कहीं पर 1487 में अपने साहित्य में छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख किया है, जिसमें लिखा है लक्ष्मी निधि राय कहो चित दे, गढ़ छत्तीसगढ़ ना गढ़ैया रही। तो इस शब्द में छत्तीसगढ़ का शब्द का प्रयोग साहित्य में सर्वप्रथम कवि दलपत देव ने किया है। फिर आते हैं कवि गोपाल मिश्र, इन्होंने 1746 में 1746 में अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद आता है जेटी ब्लंट, इन्होंने 1795 1795 में अपनी रचना बिलासपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। फिर आते हैं बाबू रेवाराम, इन्होंने 1896 1896 में विक्रम विलास में, ठीक है, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए कूट मिलाओ में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो आपको इन सभी चीजों को रट लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसे क्लियर करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में बने मंत्रालय भवन को निम्न में से क्या नाम दिया गया? तो देखिए मंत्रालय भवन का नाम बताइए। ऑप्शन ए है सतपुड़ा, बी है विंध्याचल, सी है इंद्रावती, या डी है महानदी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो मंत्रालय भवन का नाम क्या है? महानदी भवन के रूप में जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर और डिटेलिंग देखते हैं। तो मंत्रालय भवन या सचिवालय भवन, इसे महानदी भवन के नाम से जाना जाता है। संचालनालय भवन का नाम है इंद्रावती भवन, तथा विधानसभा भवन का नाम छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो आपको इन तीनों चीजों को याद रखना है। इसके बाद मैं एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें विभिन्न जो भवन है उनका अलग अलग नाम रखा गया है, उनकी सारी लिस्ट मैं आपको ट्रिक के माध्यम से प्रोवाइड करने वाला हूं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरेबासी खाबो दिवस कब मनाया गया? आपका ऑप्शन है 14 अप्रैल 2022, 6 जून 2022, 1 मई 2022, या 20 जुलाई 2022। ये उस समय का 2022 का करंट अफेयर क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1 मई 2022 को बोरेबासी दिवस के रूप में मनाया गया था। अब 1 मई 2022 आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है? तो दोस्तों 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस था, जिसमें उस समय के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पे बोरेबासी दिवस की घोषणा की, तथा बोरेबासी खाकर इन्होंने इसका जो है क्रियान्वयन किया। उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? भूपेश बघेल, ये तो मैंने बता ही दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या है? ठीक है, तो बताइए दोस्तों छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए के एम सेठ, ऑप्शन बी है दिनेश नंदन साहा, ऑप्शन सी है बलराम जाखड़, या ऑप्शन नंबर डी है लालजी टंडन। तो बताइए दोस्तों आपका उत्तर क्या होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिनेश नंदन साहा।
तो दिनेश नंदन साय छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल रहे हैं। आइए जानते हैं दिनेश नंदन साय के बारे में अन्य जानकारी। तो दोस्तों ये भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी भी थे तथा इन्हें महानिदेशक एवं योजना आयोग के सदस्य के रूप में भी जाना जाता है तथा इनका कार्यकाल 2000 से 2003 तक था। तो ये सभी चीजें आपको राज्यपाल जो कि प्रथम छत्तीसगढ़ के राज्यपाल दिनेश नंदन साय जी के बारे में जाननी है। अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में नाचा के प्रवर्तक, तो नाचा के प्रवर्तक हैं या नाचा के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है महासिंह चंद्राकर, ऑप्शन बी है रामचंद्र देशमुख, ऑप्शन डी है दुलार सिंह मंदराजी, या ऑप्शन डी है तीजन बाई। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। ऑप्शन नंबर सी है दाऊ दुलार सिंह मंदराजी नाचा के प्रवर्तक या नाचा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। आइए जानते हैं दाऊ दुलार सिंह मंदराजी के बारे में अन्य जानकारी। तो इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को ग्राम रवेली राजनांदगांव में हुआ था। तो ये राजनांदगांव के रहने वाले थे जिनका जन्म 1911 में हुआ तथा जिनका देहावसान 1984 24 सितंबर 1984 को इनका देहावसान हुआ था। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नाचा के जनक को आपको याद रख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ए राजकुमार कॉलेज, बी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, सी है एसबीआर कॉलेज या डी है छत्तीसगढ़ कॉलेज। देखिए दोस्तों आपका उत्तर बताइए इसमें से क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ कॉलेज, जो कि स्वतंत्रता से पहले बना था। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय है। और स्वतंत्रता के बाद की बात करूं तो 1956 में क्या बना था? खैरागढ़ विश्वविद्यालय। इसके बारे में हम आगे जानकारी जरूर देखेंगे। तो देखिए जो प्रथम विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, इसका प्रारंभ 13 जुलाई 1938 को हुआ था। ठीक है, तथा जिसके प्रथम प्राचार्य जे योगानंदम जी थे। तो प्रथम प्राचार्य को भी पूछा जाता है और किस तिथि को इसका प्रारंभ हुआ था? तो 1938 में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ए 12, बी 6, डी सी 3 या डी 16। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था? 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ था। और इस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? तो 3 जिले थे। तो 3 जिलों के बारे में बता देता हूं कौन कौन से थे। एक था रायपुर, एक था बिलासपुर, तथा यहां पर ये जो है ओडिशा का क्षेत्र है, तो यहां पर जो था वो संबलपुर। ठीक है, तो 1861 की स्थिति में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 जिले रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर थे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। अब आगे बढ़ते हैं। देश में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले आकांक्षी जिलों के रूप में चुने गए हैं? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 9 या ऑप्शन डी है 11। तो बताइए दोस्तों आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 जिले। तो टोटल मैं बता देता हूं ऑल ओवर इंडिया में टोटल 115 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में चुना गया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो 10 जिले हैं वो छत्तीसगढ़ के हैं। आइए मैं इसको याद करा देता हूं आपको। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए आपको पता ही है कि बस्तर संभाग का टोटल का 7 जिला आपको ले लेना है। तो देखिए ये है बस्तर संभाग, है ना, ये बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग में टोटल कितने जिले हैं? 7 जिले, जिसके अंतर्गत एक है कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर और कोंडागांव। तो इस प्रकार से 7 जिले तो बस्तर संभाग से ही हो गए। ठीक है, फिर आपको 3 जिले और याद रखने हैं। तो 3 जिलों में से कौन सा हो जाएगा? एक होगा महासमुंद, एक होगा राजनांदगांव और एक होगा कोरबा। तो महासमुंद, राजनांदगांव और कोरबा, इन 3 जिलों को आपको एक्स्ट्रा से बस याद करना है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में मूल रूप से 10 आकांक्षी जिलों को चुना गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मैन पार्ट, ऑप्शन बी है जारंग पार्ट, ऑप्शन सी है सामरी पार्ट या ऑप्शन नंबर डी है जसपुर पार्ट। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सबसे बड़ा पार्ट की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा पार्ट है क्या है? जसपुर पार्ट। इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, तो जसपुर पार्ट। तो देखिए दोस्तों यहां पर मैं प्राकृतिक विभाजन को बता देता हूं। तो इस क्षेत्र में
जो है जसपुर पाट प्रदेश है। इस क्षेत्र में क्या है, यहाँ पूर्वी बघेलखंड का पठार है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान। तथा ये जो क्षेत्र है ये दंडकारण्य के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये जो जसपुर पाट प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न पाट हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लहसुन पाट, सामरी पाट, जमीर पाट, पंडरा पाट, जारंग पाट, जसपुर पाट, पत्थलगांव लैलूंगा का पठार और मैन पाट। इस प्रकार से विभिन्न पाटों को यहाँ पर जसपुर पाट प्रदेश के अंतर्गत बांटा गया है। तो देखिए सबसे बड़ा और लंबा पाट की अगर मैं बात करूं तो जसपुर पाट है, तथा सबसे ऊंचा पाट, तो ऊंचा पाट जो है वो सामरी पाट। ये क्वेश्चन में आता है कि सबसे ऊंचा पाट, हाईएस्ट पाट कौन सा है, तो सामरी पाट है। और प्रतिशत की दृष्टि से अगर मैं जसपुर पाट प्रदेश की बात करूं तो 4.59% पर फैला हुआ है। अगर मैं एरिया की बात करूं तो 6208 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इस प्रकार से जसपुर पाट प्रदेश की सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अब आगे बढ़ते हैं। दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है, तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जांजगीर चांपा, बी है सरगुजा, सी है कोरिया या डी है दंतेवाड़ा। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा आपका। तो दोस्तों दलहा पहाड़ जो है ये जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। आइए जानते हैं दलहा पहाड़ के बारे में अन्य जानकारी। तो इसकी ऊंचाई जो है वो 760 मीटर है। ठीक है, तो 760 मीटर की ऊंचाई किसकी है, दलहा पहाड़ की है। तथा यहाँ प्रतिवर्ष नांग पंचमी के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो दलहा पहाड़ के बारे में इस जानकारी को आपको जानना है। तो उत्तरी क्षेत्र का सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट जो है यही होता है दलहा पहाड़। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने जो स्थानीय मिट्टी और मिट्टी के प्रकारों के बारे में मैंने जानकारी आपको दे रखी है, लेकिन फिर से मैं आज बात करने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, तो आपका ऑप्शन है ए लाल मिट्टी, बी है काली मिट्टी, सी है काप मिट्टी या डी है लेटराइट मिट्टी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। तो काली मिट्टी को ही रेगुर भर्री मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताई है। तो दोस्तों टोटल 5 प्रकार की मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। एक है काली मिट्टी जिसका स्थानीय नाम क्या है, कन्हार मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी या भर्री मिट्टी के रूप में भी जाने जाते हैं। एक और कौन सा है, रेगुर और फिर भर्री। ठीक है, फिर आता है लाल बलुई मिट्टी जिसका स्थानीय नाम क्या है, टिकरा मिट्टी। फिर आता है लाल दोमट मिट्टी, फिर लेटराइट मिट्टी, इसे मुर्मी भाटा के रूप में भी हम जानते हैं। ठीक है, तथा लाल पीली मिट्टी जिसे मटासी मिट्टी के रूप में भी हम जानते हैं, जिसका जो है सर्वाधिक एरिया में लाल पीली मिट्टी ही पाई जाती है। फिर आता है लेटराइट मिट्टी, मैंने पहले बता दिया, इसे मुर्मी भाटा के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से मिट्टियां और उसके स्थानीय नाम को आपको रट लेना है। यही सभी चीजें बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं। अब आते हैं दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी किसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मैनपाट, बी है सामरी पाट, सी है जसपुर पाट या डी है अबूझ माड़का क्षेत्र। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अबूझ माड़का क्षेत्र। तो अबूझ माड़ के क्षेत्र में चूंकि भारी वर्षा को देखने को मिलती है, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी। अब देखिए छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी, तो सबसे पहले ये जानिए चेरा पूंजी क्या है। तो दोस्तों पिछले कुछ सालों में चेरा पूंजी में भारत में सर्वाधिक वर्षा चेरा पूंजी में होती थी, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज के टाइम में मेघालय का जो मासिनराम क्षेत्र है वहां सर्वाधिक वर्षा होती है। लेकिन पिछले टाइम में चेरा पूंजी जो कि वो भी मेघालय क्षेत्र में है, सर्वाधिक वर्षा होती थी, जिसके कारण इसकी तुलना अबूझ माड़ से की जाती है। मतलब अबूझ माड़ की तुलना चेरा पूंजी से की जाती है, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक वर्षा चेरा पूंजी क्षेत्र में होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक वर्षा अबूझ माड़ क्षेत्र में होती है। इसीलिए इसकी तुलना भारत के चेरा पूंजी क्षेत्र से की गई है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। अगर अच्छी नहीं लगी तो यार कमेंट कीजिए, अच्छी लगी भी तो कमेंट कीजिए, और अच्छी लगी तो यार लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से मैं वीडियो लाने वाला हूं। अगर आपको कंटेंट में कोई इशू है, आपको ज्यादा डिटेलिंग चाहिए या कम डिटेलिंग चाहिए, सबके बारे में आप कमेंट में मेंशन कीजिए, तभी तो इसमें मैं सुधार कर पाऊंगा। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के नए नए एमसीक्यूज के साथ। ओके दोस्तों, मिलते हैं।